नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में अब आज की खबरों का विश्लेषण खबरदार के लेंस से शुरू करते हैं। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा फैसला किया है। भारत ने 101 हथियारों के आयात को रोकने का फैसला किया है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस फैसले का मकसद रक्षा क्षेत्र में देसी कंपनियों की ताकत को बढ़ाना है, यानी अब स्वदेशी से दुश्मन को पस्त करने की तैयारी है। भारत जहां रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत करने का इरादा रख रहा है, तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मसले पर बेहद गंभीर बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या अगले 10 से 20 साल में भारत चीन दोस्त होंगे। विदेश मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चीन पर विदेश मंत्री जयशंकर बराबरी वाले सिद्धांत को सामने रख गए। खबरदार में उनके इस बयान के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। वहीं पूर्वी लद्दाख में हिमाकतों के मद्देनजर चीन को भारत कड़ा संदेश देने में जुटा हुआ है, तो चीन भारत के पड़ोसी नेपाल को अपना मोहरा बना रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भगवान राम को नेपाली बताने पर अपने देश में ही घिर चुके हैं, लेकिन उन्हें सद्बुद्धि नहीं आई है और अब उस जगह पर राम मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, जहां पर केपी शर्मा ओली ने राम का जन्म स्थान बताया था। खबरदार में राजनीति के एक तड़के का भी करेंगे विश्लेषण। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उसी के बहाने बीएसपी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण दलित कार्ड खेल दिया है। खबरदार में हम मौके से आपको एक बड़ी पड़ताल भी दिखाने वाले हैं। उधर जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के एक परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए हैं। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने मौके से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत अपनी रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए भारी संख्या में हथियारों को आयात करता रहा है। यह भारत के हथियारों के होड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की साजिश को जवाब देने के लिए जरूरी है। हर साल करोड़ों अरबों डॉलर इसमें खर्च होते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को साकार करने की कोशिश तेज हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका ऐलान किया। फैसले के मुताबिक अब भारत 101 हथियारों को विदेशों से आयात नहीं करेगा, बल्कि इन हथियारों को देश में ही बनाया जाएगा। यह फैसला नए भारत की नई उड़ान है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। वैसे तो जंग हौसले से लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। भारतीय सेना के शौर्य के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो वीरता की गाथा हर पन्ने पर दर्ज मिलेगी, लेकिन इस वीरता के साथ साथ कोई भी हथियारों के महत्व को नकार नहीं सकता। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला मुल्क है और इसके बाद नाम आता है भारत का। ये तैयारी चीन और पाकिस्तान की साजिशों वाली जुगलबंदी को मात देने के लिए बहुत जरूरी है। करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं। यही वजह है कि इस दिशा में भी आत्मनिर्भर होना वक्त की मांग है और अब भारत ने इस ओर एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किए। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने 101 उन रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद रक्षा क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। इस फैसले से स्थानीय रक्षा उद्योग को गति मिलेगी। भारी भरकम रक्षा बजट में कटौती भी होगी। राजनाथ सिंह ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर मिलेगा। इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को निगेटिव लिस्ट में शामिल आइटम्स के निर्माण का अवसर भी मिलेगा। जिन 101 उपकरणों पर विदेश से आयात पर रोक लगी है, उनमें बड़े हथियार शामिल हैं। इस सूची में छोटे पार्ट्स की जगह उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल,
असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रेडार और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले जिन हथियारों की खरीद पर रोक लगाई है, उसमें आर्टिलरी गन से लेकर असॉल्ट राइफल और रडार जैसे छोटे बड़े हथियार शामिल हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाली हथियारों की खरीद पर निर्भरता को कम करना है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया के जरिए एक लंबी सामरिक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य तय कर दिए हैं और ये टाइम बाउंड भी होगा। तय किया गया है कि 101 बैन किए गए हथियारों में 69 पर रोक दिसंबर से लागू होगी। बाकी बचे हुए 31 हथियार 2024 तक आयात होने बंद हो जाएंगे। सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट निर्धारित किया है। नई रक्षा नीति के मुताबिक अगले 5 साल में 35,000 करोड़ तक के विदेश से हथियार आयात किए जाएंगे, जबकि घरेलू रक्षा उपकरणों को 1,40,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यह बजट आज की तुलना में लगभग 2 गुना है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को आज की इन अग्रणी घोषणाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सदा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा रही है और आज ये घोषणा के इनके उस संकल्प को दोहराती है और विपरीत परिस्थितियों को एक अवसर में परिवर्तित कर देने की उनकी कटिबद्धता को भी दर्शाती है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट देने की काबिलियत रखनी चाहिए। मकसद ये है कि लंबा वक्त देने का कि preparation, basic preparation, ease of doing business, the ability to hold the hand of the defense industry. ये सच्चाई है कि हथियार की जरूरत को पूरा करने में भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन मौजूदा सरकार की कोशिश इस निर्भरता को कम करने की है। साथ ही देसी रक्षा उद्योग को हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना भी है। सरकार के प्रोत्साहन से घरेलू रक्षा कंपनियों का उत्साह बढ़ेगा और वो उन सामानों को खुद बना सकेंगी जिन्हें अब तक बाहर से मंगाया जाता था। कुल मिलाकर ये देसी रक्षा कंपनियों में जान फूंकने वाला कदम है। ये बहुत एक फॉरवर्ड स्टेप लिया है रक्षा मंत्री ने। 101 वस्तु जो डिफेंस में इंपोर्ट होती थी, इस डेट के बाद उन्होंने स्पेसिफाई किया है ये लिस्ट में आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए चुनौती है, एक चैलेंज है और हमारी इंडस्ट्री मेरे ख्याल आगे बढ़ेगी। भारत हथियारों की होड़ में शामिल नहीं है और न ही पड़ोसियों को धमकाता है। हमारी परमाणु नीति में युद्ध भी है और बुद्ध भी है, लेकिन चीन की साजिश और पाकिस्तान से सीधे भिड़ंत सरहद की हकीकत है। तो ऐसे में भारत के लिए हथियार खरीदना मजबूरी ज्यादा है और अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था, आपको बता दें, उस संस्था के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच दुनिया में हुए हथियारों के सौदों में से भारत की हिस्सेदारी 9.2% की है, जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी 12% की, चीन की हिस्सेदारी 4.3% की है और पाकिस्तान की हिस्सेदारी 2.6% की है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। भारतीय आयात में रूसी हिस्सेदारी अगले 5 साल की अवधि के दौरान तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि भारत ने हाल ही में कई बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और कई पाइपलाइन में हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दमदार रक्षा सौदे किए हैं। भारत ने अमेरिका से M777 होवित्जर तोपें ली, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लिए, SIG असॉल्ट राइफल की डील साइन की है। वहीं रूस से S-400 कामोव KA-2263, Su-30 MKI और MiG-29M लड़ाकू विमानों की नई खेप ली गई। AK-203 राइफल, Mi-35 हेलीकॉप्टर के लिए एंटी टैंक मिसाइल, अकूला पनडुब्बी समेत कई डील हो चुकी है। इसके साथ ही इजराइल के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अतिरिक्त स्पाइस 2000 बम खरीदने की भी डील हुई है। 2014 से 2018 के बीच भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में रूस का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन
ये पहले से ही है। रूस ने भारत को 58% हथियारों का आयात किया, जबकि 2009 में ये 76% था। वहीं 2014 से 2018 के बीच इजरायल, अमेरिका और फ्रांस से भी भारत को हथियारों की सप्लाई हुई है। हालांकि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश तेज कर दी है। यह वक्त की मांग भी है और धीरे धीरे इसका असर भी दिखेगा। लेकिन यहां हमें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को भी समझना बेहद जरूरी है। हम अपने देश में ही हथियार बनाने को तैयार हैं और इस ओर बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का खतरा है। आतंकवाद से सेना जूझ भी रही है। ऐसे में सेना को बेहतर से बेहतर हथियार मिलने चाहिए। इसको समझने के लिए हमें हथियारों को परखना होगा। मसलन इंसास राइफल और अमेरिका से खरीदी गई SIG 716 इंसॉल्ट राइफल को देख लीजिए। भारतीय सेना अभी इंसास राइफल का इस्तेमाल करती है। ये राइफल बेहद कारगर है और पूरी तरह से स्वदेशी भी। लेकिन भारत ने अमेरिका से SIG 716 असॉल्ट राइफल भी आयात कर रहा है। अगर इसकी तुलना इंसास से की जाती है तो ये हमारी राइफल की तुलना में थोड़ी सी कमजोर कैसे दिखती है उसके बारे में बता देते हैं। इंसास राइफल की रेंज 400 मीटर की है, जबकि SIG 716 की रेंज में 500 मीटर की है, यानी 100 मीटर ज्यादा। इंसास 5.56 mm बोर की राइफल है, जबकि SIG 716 7.62 mm बोर की राइफल है। यानी इंसास में SIG 716 की तुलना में छोटी गोली का इस्तेमाल होता है। इंसास से प्रति मिनट 600 राउंड गोली चलाई जा सकती है। वहीं SIG 716 राइफल से प्रति मिनट 650 राउंड गोली दागी जा सकती है। SIG 716 को क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि स्वदेशी हथियार बनाना तो अच्छा है, लेकिन हमें इसकी क्वालिटी में भी सुधार करना होगा। सही मायनों में तभी हम विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता से बाहर निकल पाएंगे। भारत को अपनी रक्षा तैयारियां पहले से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो उसकी एक बड़ी वजह चीन है। चीन ने मई से लद्दाख में तनातनी की स्थिति बना रखी है। भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी LAC है और चीन सिर्फ लद्दाख सेक्टर ही नहीं, सभी तीनों सेक्टरों में भारत के साथ तनाव पैदा करता रहता है। चीन के साथ मौजूदा हालात के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन से रिश्तों को लेकर एक दिलचस्प महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। CII के ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान जयशंकर से आने वाले 10 से 12 साल में भारत चीन संबंध को लेकर यह सवाल पूछा गया था। इसका विदेश मंत्री ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन साफ कर दिया कि भारत चीन बराबरी के रिश्ते से ही बात बन सकती है। Can we, if we look, what would need to be different in the world for us to be friends with China in sort of 10 or 20 years? Look, we are a neighbor of China. We will be, China is already the second largest economy in the world. We will one day be the third. You can argue when, but we will be. The period of our difficulties were similar, which really started, at least vis-a-vis the Europeans around the same time frame. To my mind, what it does is it puts a huge premium on reaching some kind of equilibrium or understanding between the two, because not just in my interest, equally in their interest. So it is not an easy question to answer. I mean, there are problems. The problems are well laid out. But certainly it's something which I feel, is very central to our foreign policy calculations. विदेश मंत्री की ओर से यह बहुत बड़ी बात कही गई है कि मामला अब छोटे बड़े का नहीं बल्कि बराबरी का है। वैसे पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को कई कड़े संदेश दिए हैं। भारत ने साफ किया कि पूर्वी लद्दाख में उसकी मनमानी नहीं चल सकती। यह बात सच है कि वहां हफ्तों से स्टैंड ऑफ बना हुआ है, लेकिन भारत ने सैन्य तौर पर बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई है, बल्कि भारत लगातार सैन्य बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। भारत को सूत्रों से पता चला है कि अब मिसाइलों वाले हेरोन ड्रोन को भी तैनात करने का वहां पर प्रस्ताव है। देखिए,
भारत और चीन अब पूरी तरह आमने सामने खड़े। पूर्वी लद्दाख में मई से पैदा हुई तनातनी के बाद भारत को न सिर्फ अपनी चीन नीति बल्कि उसके मद्देनजर अपनी रक्षा नीति पर नए सिरे से सोचना पड़ा है। चीन के साथ कई दौर की वार्ताओं के बावजूद जब पूर्वी लद्दाख का मसला अभी नहीं सुलझता दिख रहा है, तो भारत एक एक कर अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने वाला कदम उठा रहा है। अब चीन सीमा पर विवाद के बीच मिसाइलों से लैस 10 हेरॉन ड्रोन को तैनात करने का फैसला लिया गया है। लद्दाख में भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ टैंक से लेकर लड़ाकू विमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हेरोइन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बिना सैनिक के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए हेरोइन ड्रोन्स को एंटी टैंक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। भले ही सरहद पर इस वक्त चीन के साथ बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं छोटे और बड़े किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज तक के सूत्रों ने कहा है कि 100 हेरॉन ड्रोन की तैनाती के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, क्योंकि इससे मानव रहित सिस्टम से हमला करने की क्षमता बढ़ती है। प्रस्ताव में ड्रोन को लेजर गाइडेड बमों, लंबी दूरी से हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइलों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस करने की बात कही जाएगी। हेरॉन ड्रोन इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ यूएवी है। यूएवी यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। अगर हम इसकी क्षमताएं देखें तो ये 33,000 फीट तक इसकी ऑल्टीट्यूड तक ये जाने की क्षमता रखता है। अगर इसका हम स्पीड देखें तो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड इसकी 110 से 150 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड पकड़ लेता है और मैक्सिमम स्पीड देखें तो 200-210 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड ये अपना पकड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी रेंजेस देखें तो रेंज अगर देखें तो ये 250 से 300 किलोमीटर का इसका रेंज है और साथ ही साथ अगर एक रिले लिंक लगाया जाए तो रिले लिंक से इसका डबल होकर ये 450 से 500 किलोमीटर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर सैटेलाइट लिंक लगाएं तो सैटेलाइट के लिंक के साथ इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक का इसका रेंज हो जाता है। मिसाइलों से लैस हेरॉन ड्रोन को तैनात करने का प्रस्ताव कई वर्षों से अटका पड़ा है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि शत्रुतापूर्ण माहौल के मद्देनजर इस पर गंभीरता दिखाई गई। हेरॉन ड्रोन पहले से वायुसेना, नेवी और सेना के पास है। लद्दाख सेक्टर में सेना और वायुसेना दोनों इसकी मदद से निगरानी करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार से मिली आपात खरीद की मंजूरी के बाद इजरायल से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की नई खेप भी मंगाई जा सकती है। हमारे दोनों पड़ोसी अक्सर भारत को हैरत में डालने वाले कारनामे करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान तो हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर करता ही आया है और अब चीन भी लगातार एलएसी पर मौजूद है। ऐसे में इन पर नजर बनाए रखना और साथ साथ सरप्राइज एलिमेंट्स भी बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर अटैक की कैपेबिलिटी होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि ड्रोन चूंकि अनमैन्ड होते हैं, इसलिए हमारे अपने फौजी या पायलट की जान को सीधा खतरा भी नहीं होता है और मिशन भी पूरा हो जाता है। चीन से विवाद के मद्देनजर सीमा पर खुद को मजबूत रखना भारत की जरूरत बन गई। न सिर्फ लद्दाख सेक्टर बल्कि पूरी एलएसी पर भारत की निगरानी बढ़ी है। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल रविवार को उत्तराखंड में चीनी सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर 4 दिनों के दौरे पर गए। अपने दौरे में आईटीबीपी के डीजी लपथल रिमखिम नेलांग घाटी के बॉर्डर आउटपोस्ट समेत दर्जन भर पोस्ट का दौरा करेंगे। आईटीबीपी सूत्रों के मुताबिक इन सर्दियों में आईटीबीपी को पूरे तरीके से अलर्ट और तैयार रहने के निर्देश दिए गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसी सतर्कता की वजह यह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में उकसावे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंग त्सो और देपसांग में बनी स्थिति को लेकर शनिवार को दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र में भारत और चीन के सैन्य अफसर मिले। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल अभिजीत बापट ने भारत के दल की अगुवाई की थी, लेकिन इस बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक पहल होने की खबर नहीं आई है। इससे पहले कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं में चीन गलवान घाटी में तो पीछे हट गया, लेकिन पेंगोंग के इलाके में उसकी ओर से अड़ियल रुख लगातार कायम है।
चीन के साथ ये स्थिति अगर बनी रही तो सर्दियों के मौसम में भारत की चुनौती बढ़ सकती है। इसलिए भारत खुद को सीमा सुरक्षा में और सक्षम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन की नापाक चालों के बावजूद भारत ने अभी बातचीत की कड़ी तोड़ी नहीं है। शनिवार को भारत और चीन के बीच एक और सैन्य वार्ता हुई। इस बातचीत में सकारात्मक पहल की खबर भले ही ना हो, लेकिन भारत ने एक बार फिर से चिता दिया कि उसे लद्दाख में 5 मई के पहले की स्थिति बरकरार रखनी होगी। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरह की झड़प हुई वो भुलाए नहीं भूलती। उस रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय फौज पर हमला किया और बदले में भारत के वीर जवानों ने ड्रैगन को चखाया था उसकी गुस्ताखी का मजा। 55 दिन बाद भी गलवान में हुई हिंसक झड़प की यादें ताजा हैं, क्योंकि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। गलवान के बाद चीनी सैनिक पेंगोंग लेक में डट गए और अब वही हरकत देपसांग में भी जारी है। देपसांग से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कल 8.5 घंटे बैठक हुई। बातचीत LAC के चीनी क्षेत्र की तरफ दौलत बेग ओल्डी में हुई। कल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चली बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई 3री इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट कर रहे थे। हमारे जो जनरल बापट से उन्होंने बात की उनकी मेजर जनरल के साथ, और हमारी बातचीत यह है कि 2013 में आप अंदर आ गए थे, बड़ी दिन के बाद आप वापस गए, अब वो आगे आए हैं, कहते हैं फिर से, क्योंकि डेप्सांग प्लेन की बात है। ये डेप्सांग प्लेन में 10, 11, 13 पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट है, हम जाते थे, वो है वाई जंक्शन और एक है रकी नाला, ये सब हमारे चिपचक रिवर भी है, तो ये आप सुनेंगे ये ना, तो वो आगे हैं। अब उनको कह रहे हैं आप वापस जाइए, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट आप वापस हमको पेट्रोल करने दें। चीन से लगातार हो रही सैन्य बातचीत में भारत लगातार कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले की स्थिति तत्काल बहाल हो। 5 मई को पेंगोंग सो में दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों ने भारत के देपसांग DBO सेक्टर में सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा है। भारत ने मजबूत तरीके से अपनी बात रख दी है, लेकिन असली सवाल चीन की नीयत का है। चीन जो है बातचीत में हिंदुस्तान को इन्वॉल्व रखना चाहता है और अपने जो चाहे जमीनी स्तर पे जो उसने जमीन हथियार के रखा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से बंकर वगैरह बना के रखा है फिंगर 4 और 8 के बीच में, उस पर वो कोई बातचीत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं है, और एग्रीमेंट होता भी है तो उसका सम्मान नहीं होता है। तो इसका मतलब पोजीशन बात साफ है कि टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है, नीयत की कमी है, नीयत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज पेंगोंग सो, गोगरा और देपसांग में फिंगर क्षेत्रों में डटी हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जगहों से हटने के बाद चीनी सैनिक वहीं डटे हुए हैं। तो हमारे जो है अकड़े हुए हैं, हमारे मेजर जनरल साहब ने लंबे बातचीत में बताया उनको कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से 10, 11 और 13, और ये भी है कि वो है 7 किलोमीटर दूर बुर्से से, जो हमारी एक गांव है वो DBO दौलत बेग ओल्डी के पास है, उसके बगल में है काराकोरम पास जो बॉर्डर पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये है तकलीफ। पेंगोंग सो, देपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत भी सतर्क है। जवानों से साफ कहा गया है कि चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए LAC पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए सेना ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। LAC पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में ठंड के मौसम में तापमान शून्य से भी 25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अभिषेक बल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। LAC पर भारत हर एक स्थिति के लिए खुद को तैयार करता दिख रहा है, लेकिन मई से जो स्थिति है उसे लेकर एक और भारत में चीन के खिलाफ भावनाएं भड़क रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से कड़े सवाल पूछ रहा है। सरकार पर विपक्ष के हमलों के बीच आज व्यापारियों के संगठन कैट ने चीन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का यह मसला बीते कुछ साल में सबसे गंभीर मसला है। इसलिए भारत ने सीमा पर अपनी सेनाओं की तैनाती के साथ साथ चीन को आर्थिक दंड देने वाले कुछ फैसले किए हैं। इन्हीं में से एक फैसला चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने का भी है। सिर्फ सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि चीन के रवैये की वजह से भारत में चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर चीन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। कैट ने दिल्ली समेत भारत के अलग अलग राज्यों में 600 जगहों पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से हम चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी चीन ने भारत के रिटेल व्यापार पर कब्जा किया है, चीन अब अपना दिमाग ठीक कर ले और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार हम करेंगे। और ऐसा भारत के लोगों ने राखी के मौके पर करके दिखा दिया कि जब चीन को हमने 4000 करोड़ की राखियों के व्यापार का नुकसान पहुंचाया है। आने वाले समय में दिवाली तक के जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार भारतीय रूप से मनेंगे और उसमें एक भी चीनी सामान शामिल नहीं होगा। वैसे जब चीन को लेकर भारत में एक और गुस्सा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर चीन से बनी तनातनी पर सरकार को विपक्ष के नेता घेरने में लगे हैं। आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन की बात की तो उस पर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे? The truth must be known in the country, and our leader has been complaining that the truth on the ground has not been told to the country. And if you're not telling the truth on the ground, then what conversations and talks are going to go on makes no difference, because the truth on the ground must be known. हालांकि जब चीन को लेकर मोदी सरकार घर में घिर रही है तो बांग्लादेश की ओर से उसे राहत देने वाला बयान आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि भारत के साथ रिश्ता ऐतिहासिक है, खून का रिश्ता है, जबकि चीन के साथ आर्थिक बुनियाद पर रिश्ता टिका है। আমাদের সম্পর্ক ভারতের সাথে যেটা ঐতিহাসিক, যেটা আমাদের রক্তের সাথে সম্পর্কিত, আর চায়নার সাথে আমাদের একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আমাদের বিজয় ভারতের বিজয়, বুঝছেন? আমাদের উন্নয়ন ভারতের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়न। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि रूस का समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन पूर्वी लद्दाख की लड़ाई भारत की अपनी लड़ाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ढाका से शहीदुल हसन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बीएसपी चीफ मायावती 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इसके बाद उनका चुनावी दांव चला नहीं। अब मायावती ने एक बार फिर से दलित और ब्राह्मणों के अपने पुराने गठजोड़ पर वो भरोसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज मायावती ने परशुराम को राजनीति के अखाड़े में लाकर ये साफ कर दिया है, देखिए।
मायावती उत्तर प्रदेश में 8 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार वो विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही जातीय समीकरण को साधने के लिए गोलबंद हो गई। उनका ताजा बयान परखे हुए ब्राह्मण और दलित गठजोड़ को फिर से दोहराने का है। मायावती के आज के बयान को सुने और समझें कि वो क्या कह रही हैं और कहां पहुंचना चाहती हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यानी 2022 में मायावती को सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी, अस्पताल और पार्कों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाएंगे। वहीं परशुराम की मूर्ति बनाने का एक वादा अखिलेश ने भी किया है। मायावती अखिलेश पर बरस रही हैं। ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। बीएसपी सुप्रीमो एक हाथ से ब्राह्मणों को साध रही हैं तो दूसरे हाथ से दलितों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करती दिखी। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान दलितों को सम्मान न मिलने का दांव चला। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते। कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया है तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। 2007 में ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के साथ आखिरी बार सत्ता में काबिज होने वाली मायावती अब एक बार फिर अपने परखे हुए चुनावी गणित की बिसात बिछाती हुई देखी जा रही हैं। दलितों ने 2012 में मायावती को नकार दिया, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाव नहीं दिया और 2017 में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को अपने दलित वोट बैंक पर हद से ज्यादा भरोसा रहा, लेकिन ब्राह्मणों का मायावती से मोहभंग हो चुका था। इसकी काट निकालने के लिए मायावती ने दलित और मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब वो एक बार फिर दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को साधने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी ने बीएसपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब ना देखें। पिछले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश में तमाम सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चारों खाने चित रहा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ने तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और इसमें अब मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता भी जुड़ गई है। हालांकि अभी चुनाव में 2 साल का वक्त बचा हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 11% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 23% दलित हैं। उसी गठजोड़ से एक बार फिर से सत्ता में आने के सपने संजो रही हैं बहन मायावती। आगे बढ़ते हुए यूपी से निकलकर लेकर चलते हैं आपको राजस्थान से आज बड़ी खबर सामने आई, जहां की जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी एक ही परिवार के थे। परिवार का एक सदस्य जिंदा बचा है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। वैसे तो मामले में पारिवारिक रंजिश का एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से आए शरणार्थी होने की वजह से इसे पुलिस प्रशासन बेहद गंभीरता से ले रहा है। आज तक संवाददाता शरद कुमार मामले का सच जानने के लिए मौके पर पहुंचे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं, जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। यह परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में यह वारदात हुई है। यहां पर जिनके शव मिले हैं
उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुक्तस और 12 साल की नयन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देजू के अचलावता गांव में यहां पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में। एक व्यक्ति ये कहना है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ जांच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया है उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि सीएए जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली वहां पर ये हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता न मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने ये बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संजू ने, तो इस परिवार को भारत में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना। बहुत संभव है कि ये मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई है। 11 लोगों की डेथ का पता चला करीब 10:30-11 बजे। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीओ बालेसर, SHO देचू सब मौके पे पहुंचे। FSL टीम को बुलाया गया और फिर जो भी यहाँ घटनास्थल पर साक्षी थे उनको कलेक्टेड किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज को PM के लिए रवाना किया गया। FIR दर्ज की गई है। आफ्टर PM आगे इन्वेस्टिगेशन करके घटना का खुलासा किया जाए। 11 शरणार्थी हिंदुओं की मौत के इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में कराया जाएगा। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। खबरदार में आज की हर बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन एक बार फिर से कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। देश में इस समय कुल केस 21,53,011 हो चुके हैं। ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है, 14,80,000 से ज्यादा, जबकि अब तक का कुल आंकड़ा मौत का है 43,379। बहुत ज्यादा जरूरी है आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है।